नमस्कार। मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार। आप लोगों के हाई डिमांड पर मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका टॉपिक है टर्न ऑटिज्म अराउंड। इसके मैंने 5 पहलू बताए थे आपको। पहला जो पहलू था वो था थेरेपी। इट मे बी स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एटसेट्रा। तो ये पहला पहलू था। दूसरा पहलू जो मैंने आपको बताया था वो था सोशलाइजेशन, एक्टिव प्ले। तीसरा पहलू जो मैंने बताया था वो था आपका फूड, प्रॉपर फूड, जिससे कि हाइपर एक्टिविटी ना बढ़े, अटेंशन डेफिसिट ना बढ़े। फोर्थ जो पॉइंट था वो मैंने बताया था ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट का फाइंडिंग्स। और जो पांचवा जो पहलू मैंने बताया था वो था इसका मेडिकेशन। मैंने ये भी बोला था कि कभी कभी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी मेडिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम पहला पहलू पर नजर डालेंगे जिसमें कि हम बात करने वाले हैं थेरेपी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि थेरेपी का जो शुरुआत पॉइंट है वो यूजुअली 1 साल के बाद ही देखा गया है कि वो थेरेपी आता है किसी बच्चे के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि यूनिवर्सल पॉइंट है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि एट रिस्क बेबी क्या होता है। कोई भी न्यू बॉर्न बेबी जो नया नया जन्म लिया है, अगर वो एट रिस्क है तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है और इसको पहचानना बहुत आसान भी है। एट रिस्क बेबी का पहचान होता है एट रिस्क मदर से। अगर मदर जब वो प्रेग्नेंट है और उसे कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे थायराइड है या ब्लड शुगर है या स्ट्रेस से गुजर रही थी प्रेगनेंसी के दौरान या फॉल है, तब अब देयर आर मेनी रीजंस, तब ये कहा जाता है कि जो मदर है वो एट रिस्क मदर है। वो जो बेबी कैरी कर रही है वो रिस्क पर हो सकता है। बेबी जब जन्म लेगा तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का आसार रहता है। तो ये जन्म के पहले मदर को पहचानना जरूरी है कि ये क्या मदर जो है एट रिस्क मदर है। जब मदर एट रिस्क है तो जो बेबी पैदा होता है वो एट रिस्क बेबी कहलाता है। रिस्क फैक्टर बहुत सारे होते हैं, इसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। अगर आप बोलेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो जब एक एट रिस्क बेबी पैदा होता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब बेबी पैदा हुआ तो जो बैटरी ऑफ टेस्ट्स जो कि जन्म के दौरान किया जाता है वो करने की जरूरत है। जैसे कि कान का जांच जन्म के दौरान, आंख का जांच जन्म के दौरान, जो भी टेस्ट बैटरी है वो करने की जरूरत है। ब्लड का जांच जन्म के दौरान, ठीक है। और जन्म के दौरान यानी जन्म के कुछ समय, 1 सप्ताह के भीतर ये सब कर लेना चाहिए, या जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंगली कर लेना चाहिए। यूजुअली जो कान का जांच होता है वो 1 सप्ताह के बाद करना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि 2 दिन के बाद ही कर लिया जाता है। इसका मेन वजह क्या होता है? 10 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद करने का वजह क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कान में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। जो माँ का गर्भ में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड रहता है। तो वो फ्लूइड के रहने के समय अगर आप ओटोकॉस्टिक एमिशन जांच करवाएंगे तो वो रिफर दिखाएगा। तो इससे पेरेंट्स जो है पैनिक होते हैं कि क्या मेरे बच्चे को सुनने का तकलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कम से कम 8-10 दिन रुकना चाहिए और उसके बाद ही ये जांच करानी चाहिए, जिससे कि कान का एमनियोटिक फ्लूइड जो है बाहर निकल जाए।
तो जो भी जिसके कंसर्न डॉक्टर हैं वो आपके बच्चे का जन्म के समय आपका बच्चे का जांच करेंगे और वो आपको रिपोर्ट देंगे, ठीक है। किंतु यह ध्यान में रखने की बात है कि आपका बच्चा एट रिस्क बेबी है, तो इसका इंटरवेंशन जल्द से जल्द होने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, इंटरवेंशन जब किया जाता है तो इसके अंतर्गत क्या किस प्रकार का इंटरवेंशन किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार का इंटरवेंशन होता है। एक होता है इंटर डिसिप्लिन, दूसरा होता है इंट्रा डिसिप्लिन। इंटर डिसिप्लिन में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स है, जैसे स्पीच थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ये सभी अपना अपना ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिशियन को एक्सक्लूड किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब थेराप्यूटिक एक्टिविटी की बात होती है तो सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना अपना गोल्स बना करके लाते हैं बच्चा का असेसमेंट करने के बाद, और पेरेंट्स को बताते हैं। और जो गोल्स है, जो शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, और इस प्रकार सारे के सारे प्रोफेशनल्स को एक दूसरे का गोल्स और एक्टिविटीज पता रहता है। दूसरा होता है इंट्रा डिसिप्लिन, मतलब कि यहाँ पर दो प्रोफेशनल्स के बीच में गोल्स का आदान प्रदान नहीं रहता है रिटन फॉर्म में, और आदान प्रदान नहीं होने की वजह से एक दूसरे के गोल्स के बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो ये दो प्रकार का इंटरवेंशन होता है। और मैं सिंस आई एम ए स्पीच थेरेपिस्ट, तो मैं स्पीच के बारे में ज़्यादा आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि स्पीच थेरेपी शुरू करने के लिए बच्चे को वेट करने की ज़रूरत नहीं है 1.5 साल तक, जिसके बाद स्पीच थेरेपी शुरू होगी। नहीं, आपको मैं एक बात बता दूं कि बच्चे के जो स्पीच डेवलप होने वाला है फ्यूचर में, उसका जो अंग है वो लिप, टंग, पैलेट, फेरिंग्स, ये सारे होते हैं जिससे कि बच्चा बोलता है। मैं आपको बता दूं कि जिस अंग से बच्चा बोलता है उसी अंग से बच्चा स्वॉलोइंग भी करता है। तो जो अंग स्वॉलोइंग और ईटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही अंग बोलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अतः जब आपके ये अंग ईटिंग एंड स्वॉलोइंग वाले जो माउथ के पार्ट्स हैं, अगर उनमें प्रॉपर एक्टिविटी आती है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि स्पीच आने में भी दिक्कत कम से कम होगा। अतः ओरोमोटर एक्सरसाइज बच्चे को अर्ली एज में ही शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि वजह से कि बच्चे में स्पीच डेवलप करने की टेंडेंसी बढ़ जाए। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज वेल एज फिजियोथेरेपी अगर ज़रूरत है तो इसकी भी शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा को सारी की सारी थेरेपियाँ मिलना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ बच्चे को न्यूट्रिशन युक्त खाना भोजन देना की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा का जो हेल्थ है वो प्रॉपर रहे। इसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन से एवरी नाउ एंड देन फॉलोअप में रहना है, और बच्चे का हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आपको ये बात समझना है कि स्पीच और लैंग्वेज का विकास कभी भी स्कूल में नहीं होता है। स्कूल में हम लोग एजुकेशन ग्रहण करते हैं, वेयर एज जो हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो समाज में होता है, एक माहौल में होता है। इसलिए जब भी किसी बच्चे का डेवलपमेंट होना है तो उस बच्चे में एक्टिव प्ले का होना ज़रूरी है। अतः मैं पेरेंट्स को ये गुजारिश करूँगा कि एक्टिव प्ले का प्रमोशन जरूर करें अपने बच्चे में। एक्टिव प्ले का मतलब होता है दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़्यादा समय दूसरे बच्चों के साथ बिताने दें। एक्टिव प्ले का मतलब होता है बच्चे को घर से बाहर खेलना। हालांकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब भी बच्चा घर से बाहर निकलना चाहता है थोड़ा बड़ा होने के बाद, तो उसको घर से बाहर निकलने दे और घर के चार दीवारी में न रखें। जबकि अगर घर से बाहर निकालेंगे तो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलने की टेंडेंसी बढ़ेगी और बच्चे में ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगा। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चे का जो वैक्सीनेशन है उसका ध्यान रखें, पीडियाट्रिशियन से मिलते रहें और बच्चे का वैक्सीनेशन समय समय पर लेते रहें। और बच्चे का सर्वांगीण विकास होने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम ना बढ़ने दें। कम से कम स्क्रीन टाइम रखें या बिना मोबाइल फ़ोन दिखाए अगर बच्चे का लालन पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
वीडियो का मैं यह पार्ट दूसरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हाई रिस्क बेबी का दूसरा पहलू क्या है। तब तक आप हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा डेफिनेटली। थैंक यू, नमस्कार।